हेलो दोस्तों, हम लेकर के आए हैं आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी जो कि 2025 और 26 में जो एग्जाम हुआ था उसका सभी प्रीवियस यानी कि 101 शिफ्ट का जो है साइंस का सॉल्यूशन आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जो कि हमारा ये होगा 27 नवंबर 2025 का और ये शिफ्ट नंबर 2 होगा। अगर आप रेलवे ग्रुप डी या रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और अगर आप एसएससी की भी तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है कि जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे लैंगिक जनन क्या होता है? तो लैंगिक जनन में क्या होगा? तो इसमें दो जनक कोशिका होगा जिसे एक कहते हैं नर कोशिका, एक होता है नर और होता है एक मादा। नर और मादा जो है अगर दोनों मिलकर के संबंध बनाते हैं तो उसे ही कहते हैं लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के बाद जो बच्चा पैदा होता है वह कैसा होगा? तो उसमें काफ़ी ज़्यादा विविधता भी पाया जाता है। लेकिन आपसे देखिए क्या पूछा है यहाँ पे कि जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। बोला गया यह जनक के बिल्कुल समान संतति उत्पन्न करता है तो नहीं, इसमें विविधता होता है। आगे यहाँ पे है यह बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न करता है तो नहीं, ये भी गलत है। यह केवल एक एक जनक का ही डीएनए संतति में पारित यहाँ पे होता है तो ये भी गलत होगा। यहाँ बोला गया है कि यह जो है संतति में दो माता पिता के डीएनए का संयुक्त होता है, तो यानी कि ये ऑप्शन जो आपका होगा यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैंगिक जनन हो रहा है। यहाँ पे ये है क्या? तो ये है मादा का अंडाणु, यह है मादा का अंडाणु और ये क्या है? पुरुष का यहाँ पे है शुक्राणु। और पुरुष का शुक्राणु जो है मादा के अंडाणु में प्रवेश करता है तो ये बनाता है युग्मक, जिसे जायगोट कहते हैं। युग्मक कहते हैं और ये दो प्रकार के डीएनए से मिलकर के बना होता है, इसलिए आपका उत्तर होगा यहाँ पे यह संतति में जो है दो माता पिता के डीएनए को संयुक्त करता है। अगला क्वेश्चन आगे है मटर का पौधा अन्य पौधे पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? तो मटर का पौधा जो होता है वह किसी अन्य पौधा पर अगर चढ़ेगा ऊपर तो वह किस संरचना का उपयोग करता है? तो वह जो है प्रतान, किसका? तो प्रतान का उपयोग करता है। और ये प्रतान क्या होता है? तो आपको यहाँ पे मटर के पौधा में दिख रहा होगा, ये पतला पतला सा आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बिल्कुल कुंडली की तरह संरचना, उसे ही कहते हैं प्रतान। और यह क्या है? ये बिल्कुल कोमल होता है और यह किसी भी पौधा हो या किसी भी कुछ वस्तु को पकड़ करके ऊपर चढ़ने का कोशिश करता है। अगला प्रश्न आगे है क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने पीछे हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है? तो क्रिकेट खेलते समय जब खिलाड़ी होता है, जब कैच आता है उसके पास, तो वह हाथ को पीछे की तरफ क्यों खींचता है? तो समय को बढ़ाने के लिए, समय को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो बल होता है, बल बल होता है न्यूटन के, अगर हम बात करेंगे द्वितीय गति नियम से, तो एफ बराबर होता है डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। इसका मतलब हो गया ये होता है संवेग और ये होता है समय। यानी कि समय अगर बढ़ेगा तो बल क्या होगा? कम होगा। अगर समय कम होगा तो बल, यहाँ पे बल क्या होगा? तो बढ़ेगा। आपको यही याद रखना है। तो यहाँ पे क्रिकेट खिलाड़ी जो हाथ को पीछे करते हैं, क्यों? क्योंकि हाथ पर जो गेंद आ रहा है उसका समय को बढ़ाने के लिए। इसका इसलिए यहाँ पे आपका उत्तर जो होगा तो संगठक का समय बढ़ाने के लिए, ताकि हाथों पर लगने वाला बल क्या हो? कम हो, इसलिए कम चोट लगेगा, इसलिए वो हाथ को पीछे कर लेते हैं। आपका उत्तर यहाँ पे ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आगे यहाँ पे बोला गया है कि जंतुओं के संयोजी ऊतकों में वसा कोशिकाएं लोब्यूल से में उपस्थित होती है, जो डैश के विभाजन के द्वारा पृथक होती है। तो यह जो है कोलेजन और स्टालिन तंतु के द्वारा जो है पृथक होता है। आपका उत्तर यहाँ पे ए नंबर सही होगा। और वसा ऊतक में जो है लोब्यूल से मुख्य रूप से जो है कोलेजन और स्टालिन फाइबर वाले संयोजी ऊतक के जो है सेप्टा के द्वारा अलग किए जाते हैं। आपको ये आंसर को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का उपयोग नहीं है? तो आपसे पूछा गया है अल्ट्रासाउंड का उपयोग नहीं है, तो यहाँ पे है नियमित श्रवण परीक्षण या धातु के ब्लॉक। देखिएगा यहाँ पे कि धातु के अगर ब्लॉक में दरार का पता लगाना होता है तो अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं की सफाई के लिए भी, नाला सब हो गया ये सब की सफाई के लिए भी अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। और मेडिकल इमेजिंग के लिए अल्ट्रासाउंड का, जैसे पेट सब का अल्ट्रासाउंड होता है, ये सब इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन नियमित श्रवण परीक्षण के लिए जो है इसका उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि मानव का जो श्रवण सीमा होता है वह होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक।
यहाँ पे देखिएगा कि नियमित श्रवण परीक्षण तो आपका उत्तर हो गया। और यहाँ बोला गया कि अल्ट्रासाउंड वह ध्वनि है जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, जिसे मानव नहीं सुन सकता है। इसलिए जो है इसका उपयोग श्रवण परीक्षण के लिए नहीं किया जाए, क्योंकि मानव सुन ही नहीं पाता है। तो श्रवण परीक्षण के लिए, टेस्ट के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। आपका उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ए सही है। अगला क्वेश्चन आगे है, धातुओं का संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, तो धातु का संक्षारण आपको याद रखना है कि धातु का संक्षारण क्या होता है। तो धातु का जो है किसी भी कारण से खराब होना, जैसे कि अम्ल हो गया और ऑक्सीजन हो गया, पानी हो गया, ये सब में अगर आप धातु को रखिएगा, जैसे लोहा सब को रखिएगा तो जंग सब लग जाता है, उसे ही कहते हैं धातु का संक्षारण। तो वही आपसे पूछा गया कि धातु के संक्षारण में क्या होता है, तो धातु अपना रंग अस्थायी रूप से बदल देता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ धातुएं जो है पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाती है। यहाँ से जो आपका उत्तर होगा ये बिल्कुल सही है कि उसके ऊपर क्या होगा, तो ऑक्साइड बन जाएगा, या तो सल्फाइड बनेगा, या तो कार्बोनेट में क्या होगा, तो रूपांतरित हो जाता है। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशा गति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है। तो मेंडल के निष्कर्ष के बारे में आपसे बोला गया, तो मेंडल का ये जो निष्कर्ष है कि प्रत्येक विशेषक 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेंडल के अनुसार जो है जीवों में प्रत्येक लक्षण एक जोड़ी कारकों यानी कि जीन या तो एलील कहा जाता है जिसे, है ना? तो एक जोड़ी कारकों के द्वारा नियंत्रित होता है, जिसमें क्या होता है, एक माता होता है और एक पिता से प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ बोला गया कि प्रत्येक विशेषक 2 कारकों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। अगला प्रश्न आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पर दबाव बढ़ाने का परिमाण है। अगर आप देखिएगा दोस्तों कि गैस पर अगर आप दबाव बढ़ाएंगे तब क्या होगा, वह आपसे पूछा गया है। तो गैस का वाष्पन, या तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि, या तो अंतःकरण अवस्थान में वृद्धि, या तो अंतःकरण अवस्थान में कमी। तो आपका उत्तर यहाँ पे जो है डी नंबर सही होगा कि अंतःकरण अवस्थान में कमी होता है। देखिएगा यहाँ पे यह गैस, यह लिक्विड और ये सॉलिड है। आप देखेंगे कि सॉलिड जो है इसके कण बिल्कुल क्या है, पास पास है, तो अगर आप इसे और दबाएंगे तो ये दबेगा नहीं। लेकिन लिक्विड है क्या, तो सॉलिड के तुलना में ये थोड़ा सा इसका कण क्या है, अलग अलग होता है। अगर इसको दबाएंगे तो ये दबेगा, लेकिन अगर हम गैस की बात करेंगे तो इसका कण बिल्कुल क्या है, दूर दूर है। अगर आप इसके ऊपर आप दबाव को डालते हैं, ये कण क्या होगा, बिल्कुल पास पास ये कण आ जाएगा, जिससे क्या होगा, तो अंतःकण यानी कि 2 कणों के बीच का जो स्थान होगा उसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे है, एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। जी का मान यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिले तो पहले जो दिया गया है आप उसे लिख लीजिए, और जो पूछा है आप उसे भी लिख लीजिए। अब बोला गया है कि एक वस्तु को जो है ऊंचाई से गिराता है, मान लीजिए ये वस्तु है, ऊंचाई से यहाँ पे इसको गिराएगा। तो पहली बात यहाँ पे, जब इसको ऊंचाई से गिराया जाता है तो गिराने के पहले इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो प्रारंभिक वेग होगा इसका 0। और जिस टाइम ये जमीन पर आकर के, भूतल पर आकर के पटकाएगा, तो उस टाइम पे इसका वेग कुछ ना कुछ होगा, यही आपसे पूछा है। लेकिन बोला गया कि कितना ऊंचाई से, तो 78.4 मीटर, मतलब ये हो जाएगा विस्थापन या तो दूरी हो जाएगा। तो एस बराबर हम इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 78.4 मीटर। उसके बाद बोला गया इसके द्वारा लिया गया समय यानी कि टी क्या है, अच्छा यहाँ पे आपसे पूछा कि लिया गया समय ज्ञात करिए। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि टी क्या होगा, ये आप बताइए। भी के बारे में नहीं पूछा गया है। तो टी यहाँ पे क्या होगा, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। और जी का मान दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम यहाँ से गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे कि जो कि होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, होता है गति का द्वितीय समीकरण। लेकिन यहाँ पे ए के स्थान पे क्या है, तो ए के स्थान पे जी है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी टी का स्क्वायर। अब एस का मान क्या है, तो यह है 78.4, आप लिख दीजिए, बराबर यू है 0 और टी तो आपको निकालना ही है, तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे होगा 1/2, और जी का मान है 9.8 और टी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ से तो 78.4 ही आएगा, लेकिन बराबर में 0 गुना टी करिएगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 जोड़िएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा उसका। लेकिन दो, अगर आप 2 से काटेंगे 9.8 को तो ये कटेगा 4 पॉइंट, यहाँ पे 4.9 बार में ये कट जाएगा।
और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये बचेगा 4.9 टी स्क्वायर। अगर आप टी स्क्वायर बराबर लिखते हैं तो ये आएगा 7.4/4.9 आएगा। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप इसे काटेंगे तो देखिए कैसे कटेगा ये। अगर आप इसे काटेंगे कितना से, तो 7 से काटिएगा तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 एका 7, फिर 7 एका 7, 7 दूना 14। और ये 7 से काटिएगा 112 को, तो 16 बार में ये कटेगा। यहाँ से टी स्क्वायर बराबर जो निकल करके आएगा वो आएगा निकल करके 16। और टी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये होगा √16। और √16 का वर्गमूल होगा 4। लेकिन समय है तो समय का ऐसा मात्रक जो होता है वो होता है सेकंड। तो यहाँ से आपका उत्तर जो है 4 सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा कि फसल के लिए जो है जल उपलब्धता में वृद्धि के लिए सिंचाई की नई पहल का हिस्सा क्या है, तो यह होगा क्या, तो वर्षा जल का संचयन करना और जल ग्रहण प्रबंधन। यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह ए नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, आपको टाइम मिले तो आप इसे पढ़ भी लें। अगला क्वेश्चन आगे है कि यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, अगर कोई तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे प्रतिरोध बराबर, तो आर बराबर होता है यहाँ पे कि रो और एल बटे ए, ये होता है प्रतिरोध का यहाँ पे फॉर्मूला। रो क्या है, रो एक प्रकार का नियतांक है, आप इसे छोड़ दीजिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर बराबर होता है एल बटे ए। अब आपको ये याद रखना है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बोला गया है कि अगर उसका लंबाई को दुगुना कर दे, तो अगर आर बराबर आप लिखेंगे, लंबाई यहाँ पे एल है, अगर इसको दोगुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2l बटे, यहाँ पे बोला गया क्या, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि ए को क्या कर दिया जाए आधा, तो यहाँ पे हो जाएगा a/2 हो जाएगा। अगर हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे होगा 2l, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, गुना ऊपर जाएगा 2, नीचे आएगा यहाँ पे a। यहाँ से 2 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पे होगा r बराबर 2 गुना 2 4 और l बटे a। अब आपको दिख रहा होगा कि पहले क्या था, r बराबर l बटे a था, लेकिन अब आया है r बराबर 4 इंटू एल बटे ए। तो ये क्या हो गया, तो इसका जो है ये कितना गुना है, तो ये है 4 गुना। इसलिए आपका उत्तर होगा कि मूल का कितना गुना हो जाएगा, तो यह जो है मूल का 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा के उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। आपसे पूछा रासायनिक ऊर्जा का जो उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है उसका एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ बोला गया है कि विद्युत से चलने वाली मोटर। तो ये तो है कौन सा, तो ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बताएगा। और सौर कुकर से भोजन को गर्म करना, तो यह है सौर ऊर्जा से यहाँ पे तापीय ऊर्जा हो गया। और ये बैटरी द्वारा बल्ब जलाना, तो ये जो है बैटरी के द्वारा जब बल्ब जलेगा तो बैटरी से पहले रासायनिक ऊर्जा से क्या बनेगा, तो विद्युत ऊर्जा बनेगा। और विद्युत ऊर्जा से बल्ब जलेगा तब विद्युत ऊर्जा से ये उष्मा ऊर्जा यहाँ पे हो रहा है। तो ये भी नहीं होगा। तो लकड़ी का जलना, लकड़ी अगर जलेगा, रासायनिक चीज अगर लकड़ी जलेगा तो उष्मा उत्पन्न करेगा। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो रासायनिक ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण यही है, लकड़ी का जलना। अगला प्रश्न आगे है, डैश का एक युग्म है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ये क्वेश्चन अधूरा है, एग्जाम में इसे इग्नोर कर दिया गया है, तो इसलिए आप इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, ये क्वेश्चन अधूरा है। हम अगला प्रश्न की बात करेंगे तो आगे है, एक पौधे को उखाड़ कर धूप में छोड़ दिया जाता है। एक पौधा है और उसको उखाड़ करके धूप में छोड़ दिया गया और कुछ घंटे के बाद देखा तो पौधा क्या है, तो मुरझाया हुआ और कमजोर दिख रहा था। इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा गया। तो ऐसा क्वेश्चन में दोस्तों आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना होता है तभी आप कर पाएंगे। बोला गया है कि जाइलम के माध्यम से भोजन रूपांतरण अवरुद्ध हो गया। ये तो गलत है, क्योंकि जाइलम के माध्यम से भोजन का रूपांतरण नहीं, ये तो जल का रूपांतरण होता है। यहाँ बोला कि जाइलम के माध्यम से जल चालन प्रारंभ हो गया। तो अगर जाइलम के माध्यम से जल चालन प्रारंभ कैसे हो जाएगा, अगर उसको उखाड़ दिया गया है तो जल चालन प्रारंभ नहीं होगा। और यहाँ बोला गया कि फ्लोएम के माध्यम से भोजन का रूपांतरण, तो भोजन का तो रूपांतरण होता ही रहेगा, क्योंकि उसमें क्या है, तो हरी पत्ती अगर है तो वह प्रकाश संश्लेषण करेगा। लेकिन जाइलम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जाइलम जो है जड़ के द्वारा पानी को मिट्टी से खींच करके पूरा का पूरा पौधा में पहुंचाता है।
अगर पौधा को उखाड़ करके धूप में फेंक दिया गया है तो जल कहाँ से खींचेगा? तो जल को खींच नहीं पाएगा, इसलिए क्या होगा? जाइलम के माध्यम से जल चालन क्या होगा? अवरुद्ध हो जाएगा, इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे है यहाँ पे, अगर हम बात कर रहे हैं अगला प्रश्न की, तो कार्बन का वह विशिष्ट लक्षण क्या है जो इसके अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिक के निर्माण का कारण बनता है? तो कार्बन का एक विशिष्ट लक्षण का आपसे पूछा गया है कि क्या है जो कि अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। पहली बात, ये जो कार्बन होता है उसका अगर बात करेंगे तो इसका परमाणु संख्या 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4। इसका मतलब ये क्या है? यह होता है चतुसंयोजक। क्या होता है ये? कार्बन होता है संयोजकता या तो चतुसंयोजक होता है कार्बन, और चतुसंयोजक होने के साथ साथ क्या होता है? तो कार्बन में श्रृंखलन का भी गुण पाया जाता है। मतलब क्या? कि कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से लंबी चैन के रूप में, श्रृंखला के रूप में भी है, ये क्या होता है? जुड़ने का इसमें गुण पाया जाता है, जिसके कारण इसका यौगिक अधिक संख्या में मिलता है। इसलिए आपका उत्तर जो होगा वह होगा चतुसंयोजकता और श्रृंखलन दोनों। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, आगे यहाँ पे बोला गया है कि अयस्क से अपअयस्क यानी कि गैंग को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं अपअयस्क और अयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित है? दोस्तों, अयस्क से अगर आप अपअयस्क यानी कि अशुद्धि को, गैंग को हटाते हैं तो उस विधि को कहते हैं सांद्रण। क्या कहेंगे? सांद्रण। सांद्रण का मतलब क्या? कि अयस्क से जो है अशुद्धि या तो गैंग को हटाना, उसे कहेंगे अयस्क का सांद्रण। और ये जो अयस्क का सांद्रण होता है वह जो है रासायनिक विधि के द्वारा और भौतिक विधि के द्वारा, दोनों विधि से आप कर सकते हैं। इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच क्या समानता है? तो आपसे देखिए क्या पूछा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl है और इसके साथ में धातु सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, इसका अभिक्रिया अगर हम करवाते हैं तब क्या होगा? तो ये बनाएगा NaCl प्लस बनाएगा H2O जल बनाएगा और ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और बोला गया सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि HCl ही होगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaCO3 होगा, और अगर ये अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा NaCl प्लस H2O बनाएगा और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि इन दोनों के बीच अभिक्रिया में क्या समानता होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड मुक्त होता है, तो नहीं, ये तो गलत है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, तो नहीं होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, तो ये भी नहीं बनता है। तो होता क्या है? तो सोडियम क्लोराइड बनता है। देखिएगा दोनों में सोडियम क्लोराइड NaCl बना है, इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ के मापनीय गुण और उसकी SI इकाई के संदर्भ में सुमिलित है? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आयतन दिया गया है और यहाँ पे घन सेंटीमीटर दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि आयतन का जो SI मात्रक होता है वह घन सेंटीमीटर नहीं, वह होता है घन मीटर। उसके बाद यहाँ पे दाब का जो SI मात्रक दिया गया ये न्यूटन नहीं होता, दाब का होता है पास्कल। दाब का होगा पास्कल। उसके बाद तापमान का कैलोरी नहीं होगा, तापमान का क्या होगा? तो तापमान का होता है SI मात्रक केल्विन। क्या होता है? केल्विन। और यहाँ पे घनत्व का दिया गया किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा, ये बिल्कुल सही दिया गया है। बाकी तीनों क्या है? गलत था। हम अगला प्रश्न की बात करेंगे तो आगे है, एक भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुरदरे फर्श पर धकेला जाता है और लगाया गया बल जो है धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। यहाँ पे देखिएगा क्या पूछा है आपसे कि एक लकड़ी का जो है भारी गुटका है जो कि खुरदरा फर्श पर धकेला जाता है और लगाया गया बल क्या है? धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। अब जब लगाया गया जो बल है, मान लीजिए ये क्या है? एक लकड़ी का गुटका है और ये क्या है? एक सतह पर ये पड़ा हुआ है और इधर से यहाँ पे क्या कर रहा है? तो बल को लगा रहा है, F को लगा रहा है। और ये बल को जब लगाता है तो धीरे धीरे क्या करेगा? बल को बढ़ाया जा रहा है ना,
जब पहला चरण में क्या होता है, तो पहले तो ब्लॉक हिलता नहीं है, बिल्कुल पहले ब्लॉक नहीं हिलेगा। जब ब्लॉक नहीं हिलेगा तो आपको याद रखना है कि कौन सा बल लगेगा, तो वह जो है संतुलित बल लगेगा। कौन सा? तो संतुलित, क्योंकि अगर आप किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बल लगाएंगे आप, उसे कहते हैं असंतुलित बल। अगर जब तक आप संतुलित बल को लगाते रहेंगे तब तक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन करने के लिए असंतुलित बल को लगाना होगा। तो यहाँ से देखिए बोला गया यहाँ पे पहले तो ब्लॉक हिलता नहीं है, इसका मतलब चरण 1 की अगर हम बात कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा संतुलित, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, बोला कि फिर एक निश्चित ब्लॉक पर जो है ब्लॉक फिसलना, निश्चित बल पर क्या होगा, ब्लॉक फिसलना शुरू कर देता है। अब जब यहाँ पे ब्लॉक फिसलना स्टार्ट कर देगा, मतलब गति में इसका स्थिति में परिवर्तन आएगा, इसका मतलब जो बल लगा तो असंतुलित, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे है, यहाँ पे पहला चरण है संतुलित, दूसरा हो जाएगा असंतुलित है ये। अब ठीक है, अब यहाँ बोला गया कि अंततः यानी अंत में क्या होता है, जब ब्लॉक फिसल रहा होता है तब वह वेग स्थिर वेग से चलता है। यानी कि वह स्थिर वेग से चल रहा है, यानी कि उसमें त्वरण काम नहीं कर रहा है, त्वरण नहीं बढ़ रहा है। अगर स्थिर वेग से चल रहा है तो उसे भी हम कहते हैं संतुलित बल। इसका मतलब आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा वह बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है यहाँ पे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस दोस्तों अगर हम बनाएंगे तो ये होता है आपका उत्तल लेंस, और इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। उसके बाद देखिए, अगर उत्तल लेंस के अगर आपको हम बताएंगे तो उत्तल लेंस के जो है मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं, क्या बोले हम कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें क्या होता है, सभी किरणों को अपवर्तित के बाद यानी अपवर्तन होने के बाद एक बिंदु पर क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। जब इकट्ठा कर देता है इसलिए हम इसे कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं? तो अभिसारी लेंस इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश की किरण को एक जगह कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है। इसलिए जो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, यह समांतर किरणें को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। अ, हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि यह जो है समांतर किरणों को जो है एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। देखिए यहाँ पे केंद्रित कर दिया है, इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर सही हो जाएगा। हम अगला प्रश्न की बात करेंगे तो आगे है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जा सकता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से डैश से जल को हटाता है। तो यह जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका कि फॉर्मूला होता है H2SO4, इसे कहा जाता है निर्जलीकरण कारक। यानी कि यह इसका काम क्या है, यह जो है ग्लूकोज से जो है जल को हटाता है। इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ पे सांद्र H2SO4 एक प्रबल निर्जलीय कारक है जो ग्लूकोज या चीनी जैसे कार्बोहाइड्रेट से जल के अणुओं को क्या करता है, तो अवशोषित कर लेता है। अगला प्रश्न आगे है, एक कोशिकीय जीव का समान अनुवांशिक सामग्री वाले दो बराबर संतति कोशिकाओं में विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। दोस्तों एक कोशिकीय जीव का मतलब आप समझेंगे, अमीबा जो होता है यह होता है एक कोशिकीय जीव। अगर अमीबा जनन करेगा, जनन करने के बाद अगर अपने जैसा संतान को चाहेगा तो यह क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये अमीबा है, ये अमीबा आगे चल के देखिए धीरे धीरे करके अलग होना स्टार्ट हुआ है। अगला में देखेंगे आपकी ये बहुत ही ज्यादा हद तक क्या हुआ, अलग हो गया है। और उसके बाद ये क्या हुआ, दो क्या होगा, दो संतति यानी कि दो संतानों में यहाँ पे क्या हो गया है, विभाजित हो गया है। और अगर एक वस्तु दो भाग में विभाजित होकर के नया जीव का निर्माण करता है, हम उसे कहते हैं बाइनरी विखंडन। इसलिए यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वह बाइनरी विखंडन, बिल्कुल यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे है यहाँ पे कि किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है। अगर किसी कोई जीव है और ये कोशिका भित्ति जो होता है यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, आपको याद रखना है। पादप कोशिका में ही पाया जाता है कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति क्या होता है, तो सबसे बाहरी आवरण होता है। और ये किसके बाहर का, तो कोशिका जो झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली के बाहर होता है क्या, तो कोशिका भित्ति। यहाँ पे आपका अगर बात करेंगे उत्तर का, तो किसी जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक अंदर, प्लाज्मा झिल्ली के ठीक अंदर नहीं, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर होता है। किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक अंदर
तो ये तो गलत, यहाँ पे देखिए क्या है कि किसी जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका में तो ये पाया ही नहीं जाता है कोशिका भित्ति। यहाँ बोला गया किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक अंदर तो नहीं, यहाँ पे किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर। ये ठीक है कि पादप कोशिका में क्या होगा, एक तो प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर होता है कोशिका भित्ति। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो सबसे आपको बाहरी वाला आवरण दिख रहा है ये क्या है, तो ये है कोशिका भित्ति और इसके अंदर वाला है ये कोशिका झिल्ली। अगला प्रश्न आगे है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि से, यानी कौन से कारक में वृद्धि से जो है चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप तापमान को बढ़ाते हैं तो चालक का जो प्रतिरोध होगा आर होगा वह क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आप चालक की लंबाई को बढ़ाते हैं तो उसमें भी प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल को अगर आप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि चालक यहाँ पे निम्नलिखित में किस कारक में वृद्धि से, यानी वृद्धि को कौन दर्शाता है कि प्रतिरोध में वृद्धि होगा। तो यहाँ पे 3 नंबर तो होगा नहीं, यहाँ पे है 2 नंबर और 1 नंबर। यहाँ पे यानी कि क्या होगा, तो चालक का अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, चालक की लंबाई भी बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ से आपका उत्तर ए नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों सही है। अगर हम इसके बारे में बात कर लें अगला प्रश्न के बारे में, तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार जो है यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा इसी प्रकार रखी जाती है कि, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लेंस की बात करेंगे तो उत्तल लेंस हो या तो अवतल लेंस हो, तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार क्या होता है, वस्तु को जब भी रखा जाता है तो वह कहाँ पे, तो लेंस के किधर, तो लेंस के जो है बाईं ओर ही रखा जाता है। किधर, तो बाईं ओर ही रखा जाता है। इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, वस्तु जो है लेंस के बाईं ओर हो। यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, ये सही हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले क्लास में आपसे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।